गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं चोल डायनेस्टी के बारे में, जो जिन्हें हम इम्पीरियल चोला भी कहते हैं। सेकेंड, इम्पीरियल चोला, ये जब हमने संगम एज के बारे में पढ़ रहे तो हमने वहाँ पर भी चोल, चेर और पांड्या के बारे में पढ़ा था। तो ये जो चोल हैं, इनको इन चोलों से अलग दिखाने के लिए इनके लिए इतिहासकारों ने इम्पीरियल चोला का नाम दिया है। जनरली माना जाता है कि ये इन्हीं के वंशज हैं। हालांकि इन चोलों के बारे में हमें कम जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन इनके बारे में हमें काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि हमें यहाँ पे काफ़ी सारे लिटरेरी सोर्सेज प्लस जो एपिग्राफिक सोर्सेज हैं, दैट मीन्स इंस्क्रिप्शन, तो उनके बारे में हमें काफ़ी सोर्सेज मिल जाते हैं। तो इस वजह से हमें इनकी जानकारी काफ़ी ज़्यादा प्राप्त होती है। यहाँ से भी यूपीएससी में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, हालांकि इतने रिपीटेडली नहीं, लेकिन यहाँ से कीवर्ड बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। किंग्स की क्रोनोलॉजी पे खैर क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो इसको भी हम होलिस्टिक वे में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और साथ में मैंने यहाँ पे चीज़ों को हम मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकें, तो इसलिए मैंने अलग अलग सोर्सेज के हिसाब से सेम इन्फॉर्मेशन को एक दो जगह के साथ साथ रिपीट करने की कोशिश की है। तो इसको मतलब गलती या वो मत समझिएगा, लेकिन ये सिर्फ एक तरीका है जिससे कि हम उस चीज़ को रिवाइज याद कर सकें प्रॉपरली। इसमें एक चीज़ और की मैंने कि जनरली चीज़ें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आती है कि पहले हम उनके किंग्स की क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे, फिर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, इकोनॉमी, फिर इनकी क्या कहते हैं सोसाइटी के बारे में, फिर इनके रिलीजन के बारे में। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा मैंने ऑर्डर को ब्रेक करने की कोशिश की है, जैसे कि हम चीज़ों को, अगर कोई चीज़ हमारे सामने रैंडमली आती है तो उसको हम गैदर कर पाएँ। सिर्फ हमारा मोटिव इस क्लास का यही है कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाए विद फैक्ट्स के साथ, जिससे कि हमारे पास उतनी इन्फॉर्मेशन हो सके कि अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो हम वो बना सकें। और यहाँ पे मैंने कई सारे कीवर्ड्स को भी शामिल करने की कोशिश की है, तो हो सकता है आपको यहाँ पे कुछ एब्सर्ड टाइप की चीज़ें दिखे हैं, उसको माइंड नहीं करना है, हम उसको देख लेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं चोल साम्राज्य के बारे में। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे, इनकी किंग्स की क्रोनोलॉजी देखेंगे, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। तो इनके संस्थापक कौन था? तो विजयालय था, और जिसने 9th सेंचुरी में, ऑलमोस्ट मिड ऑफ द 9th सेंचुरी में इसने चोल साम्राज्य की स्थापना की। तो ये कहाँ से रूल करते थे? तंजौर से करते थे। तमिलनाडु का तंजावुर या तंजौर रीजन है, वहाँ से। इनको शाही चोल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें संगम काल के जो चोल थे उनसे अलग दिखाने के लिए हम इन्हें शाही चोल कह करके नामकरण करते हैं इनका। तो ये पल्लवों के सामंत हुआ करते थे, तो इन्होंने पल्लव शासन को उखाड़ फेंका और सशक्त नौसेना का भी गठन किया था, जिससे कि ये श्रीलंका, मालदीव पर भी जीत हासिल कर सके। यहाँ तक कि ये साउथ ईस्ट एशिया में मलाया, जावा और सुमात्रा के राजाओं को जाकर के भी हराते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने एक किंग्स की इमेज डाली है, तो आप देख सकते हैं। तो इनका टाइम पीरियड लगभग 850 से लेकर के 1300 या 1280 एडी के आसपास रहता है। इनकी कैपिटल तंजौर या तंजावुर थी। और ये पल्लवों के सबॉर्डिनेट हुआ करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने उनको उथला करके खुद सत्ता में आते हैं। और ये विजयालय के नेतृत्व में संघ की स्थापना होती है। और इसमें अगर किंग्स को देखा जाए तो पहले विजयालय, फिर आदित्य, परांतक फर्स्ट, फिर परांतक 2, उत्तम चोला, राजा राज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, राजाधिराज, राजेंद्र 2, कुलोत्तुंग फर्स्ट, और ये राजेंद्र 3। ये राजेंद्र 3 इस वंश का लास्ट किंग माना जाता है। इसके बाद में ये क्या कहते हैं, साम्राज्य धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और यहाँ पे हम दोबारा से पांड्य डायनेस्टी का रीमर्जेंस देखते हैं। तो शुरू करते हैं। सेकेंड, तो महत्वपूर्ण शासकों में हमने विजयालय को देखा। 850 से लेकर के 871 एडी तक इसका टाइम पीरियड रहता है। संस्थापक था और पल्लवों के जागीरदार हुआ करते थे ये। लेकिन इसके बाद में आदित्य प्रथम आते हैं, तो 871 से 907 के आसपास। और इन्होंने साम्राज्य के विस्तार की नीति पहले अपनाई। इन्होंने एस्टेब्लिश किया था, लेकिन विस्तार नहीं, ये केवल मोटरियार करके एक जगह हुआ करती थी, वहीं से रूल करते थे। लेकिन आदित्य प्रथम इस अपने साम्राज्य को विस्तार देते हैं, और इन्होंने पल्लव राजा अपराजित को पराजित करके मार देते हैं, और तोंडई मंडलम इस पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। तोंडई मंडलम क्या था? सदर्न आंध्र प्रदेश और नॉर्दर्न तमिलनाडु का जो रीजन था वो तोंडई मंडलम कहलाता था। फिर इसके बाद परांतक फर्स्ट आते हैं। तो ये परांतक फर्स्ट भी काफी इंपॉर्टेंट राजा है, क्योंकि इसने मदुरई के जो पांड्य थे, आप देखेंगे कि चोल वंश के जितने भी शासक आएंगे उसमें वो जाकर के पांड्य शासकों को जरूर हराएंगे। ठीक है, तो पांड्य शासक सत्ता में बने रहते हैं, लेकिन इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते, लेकिन उन्हें बार बार संघर्ष करना पड़ता है अपनी सत्ता को बनाए रखने का। तो इन्होंने मदुरई कोंडा की उपाधि ली। मदुरई कोंडा मतलब मदुरई को
जीतने वाला। और वेल्लूर की लड़ाई में पांड्यों और श्रीलंका की संयुक्त सेना को पराजित किया था। तो ये थोड़ा याद रखना कि श्रीलंका की सेना को भी इन्होंने पराजित किया था। और 949 ईडी में तक्कोलम की लड़ाई में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय से पराजित भी हुए थे। जब हम राष्ट्रकूट शासकों में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि कृष्ण तृतीय ने जाकर के एक कांची पे जाकर के अटैक किया था, तो उसमें इनके साथ में इसने परांतक को भी हराया था। ओके, तो इसके आगे हमें परांतक 2 में देखने को मिलता है या सुंदर चोल देखने को मिलते हैं। इन्होंने राष्ट्रकूटों को जो तक्कोलम की लड़ाई में जो परांतक फर्स्ट हार गए थे, तो इन्होंने अपना बदला लिया और अपने जो खोए हुए क्षेत्र थे उनको वापस करा लिया और श्रीलंका पर भी हमला किया। ठीक है, इसके बाद में ये उत्तम चोला आते हैं, खास काम की नहीं है। फिर ये राजा फर्स्ट से काफी इंपॉर्टेंट हमें किंग्स देखने को मिलते हैं। तो इनको अरिमोली वर्मन भी बोलते हैं। इनका टाइम पीरियड 985 से लेकर के 1014 एडी के आसपास का है। इन्होंने मदुरई पे कब्जा किया और श्रीलंका के उत्तरी भाग पर भी कब्जा जमाया। और इन्होंने इस जो श्रीलंका का उत्तरी भाग था उसको नाम दिया मुम्मादी चोला मंडलम। मुम्मादी चोला मंडलम नाम दिया श्रीलंका के उत्तरी भाग को इन्होंने। और मालदीव के द्वीपों को भी जीता इन्होंने। शैलेंद्र साम्राज्य के खिलाफ नौसैनिक अभियान भेजा था। हाँ, ये शैलेंद्र साम्राज्य और श्री विजय साम्राज्य तो दो एम्पायर साउथ ईस्ट एशिया में काफी प्रोमिनेंट रहते हैं। इन्होंने शैलेंद्र साम्राज्य के खिलाफ भेजा था। इनका जो एक बेटा आएगा राजेंद्र फर्स्ट, वो श्री विजय साम्राज्य के खिलाफ नौसैनिक अभियान करता है। ठीक है, तो थोड़ा याद रखिएगा, दोनों अलग अलग साम्राज्य हैं। ये मलाया तट पे पड़ता है, लेकिन वो सुमात्रा वाले रीजन में है। चीन के साथ व्यापारिक संबंध भी थे इनके। और 1010 ईडी में इन्होंने तंजावुर या तंजौर में राजराजेश्वर या बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया। तो इसको राजा मंदिर भी बोलते हैं। और इसमें देवी देवताओं की मूर्तियों के अलावा राजा रानियों की मूर्ति भी स्थापित थी, इसलिए इसे को राजा मंदिर भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके का मंदिर था, काफी बड़ा। और ये इस तरीके का ये सर्कुम्बुलेटरी पाथ से पूरा का पूरा घिरा होता था। इसके अंदर ही कई सारी एक्टिविटीज होती थी। हम देखेंगे मंदिरों के बारे में, तो वहाँ पे एक चीज और होती थी कि मंदिर ना कल्चरल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के सेंटर भी हुआ करते थे। मंदिर के ही एक हिस्से में मतलब एजुकेशनल एक्टिविटीज हुआ करती थी। तो उस विशेष क्षेत्र को घटिका कहते थे। घटिका, तो घटिका इज अ एजुकेशन सेंटर विद इन द प्रीमाइस ऑफ द टेम्पल। ओके, इन्होंने भूमि सर्वेक्षण भी कराया था। तो भूमि सर्वेक्षण करवाया था, तो इसलिए इन्होंने अपने को उल्कलानदा पेरुमल की उपाधि दी थी। उल्कलानदा पेरुमल से क्या तात्पर्य है कि इन्होंने अपने आप को विष्णु से तुलना की। जिस तरीके भगवान विष्णु ने पूरी पृथ्वी को 3 पगों में माप दिया था, उसी तरीके से इन्होंने अपने मापने की घटना को इस तरीके से पोर्ट्रे कराया, जिससे कि लोगों के बीच इनकी छाप अच्छी बन सके। इसके बाद में इनके बेटे आते हैं राजेंद्र फर्स्ट, तो 1014 से 1044 एडी तक। और ये राजा फर्स्ट के पुत्र थे। कमाल की बात यह है कि ये राजा फर्स्ट ने अपने जीते जी ही इनको अपना वो राजा घोषित कर दिया था। और साथ में मिलकर के उन्होंने 2 साल तक शासन भी किया था एक साथ मिलकर के। लेकिन उसके बाद में इनकी मृत्यु होती है और इसके बाद में राजेंद्र फर्स्ट अपना पूरा कंट्रोल लेते हैं। इन्होंने पिता की विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ाते हुए श्रीलंका के महेंद्र पंचम करके जो राजा थे उनको हरा करके पूरे सिलोन पे आक्रमण करते हैं। इनके पिता ने क्या किया था, श्रीलंका के उत्तरी भाग पर केवल अटैक किया था। उसको अपने कंट्रोल में किया था। उसका नाम रखा था मुम्मादी चोल मंडलम। मुम्मादी चोल मंडलम। लेकिन इन्होंने पूरे के पूरे श्रीलंका को अपने कंट्रोल में करा लिया। और इसके बाद में इन्होंने 1022 ईडी में इन्होंने क्या किया कि उत्तर भारत में एक अभियान किया। तो जिस तरीके से हमने जब गुप्त साम्राज्य में समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था कि समुद्रगुप्त ने क्या किया था, उसने दक्षिण के एक अभियान में दक्षिण के 13 राजाओं को हराया था, फिर उनका राज्य उनको वापस कर दिया था। तो इसी घटना को दोहराते हुए उसने उसी पथ को चुनते हुए दक्षिण से उत्तर की ओर गया और गंगा घाटी में जाकर के वहां के शासकों को हराया, जिसमें हमने देखा था कि पाल शासक महिपाल फर्स्ट को भी हराया था। तो इसलिए इन्होंने स्वयं को गंगई कोंड चोला की उपाधि दी। गंगा के प्रदेशों को जीतने वाले चोल। और इन्होंने उसी पथ को चुना था जिस पथ से समुद्रगुप्त दक्षिण आया था। और कावेरी के निकट एक गंगई कोंड चोलपुरम नाम की एक नई राजधानी बनाई। ये तंजावुर से तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर थी। तो तंजौर अलग लोकेशन है और ये गंगई कोंड चोलपुरम अलग लोकेशन है। और यहीं पे गंगई कोंड चोलपुरम में इन्होंने एक मंदिर भी बनवाया था, जिसको हम गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर भी बोलते हैं या बृहदेश्वर मंदिर भी बोलते हैं उसको। तो एक तंजौर में और दूसरा एक गंगई कोंड चोलपुरम के अंदर है। और साथ में इन्होंने एक शिव मंदिर तो मैंने बता दिया आपको, ये शिव देवता को ही समर्पित है। और चोलगर्ग नाम का एक तालाब भी खुदवाया था। तो एक चोलगर्ग नाम का एक तालाब खुदवाया था, ये याद रखिएगा। तो 1022 एडी में उनके पिता ने वो कब बनवाया था, 1010 एडी में। ठीक है, तो थोड़ा सेंचुरी याद रखिएगा कि 11वीं सेंचुरी में बनवाया था, बस इतना काफी है। और 1025 एडी में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने
श्री विजय साम्राज्य के खिलाफ एक सफल सैन्य अभियान किया। ठीक है, तो सफल सैन्य अभियान श्री विजय, इनके पिता ने किसके खिलाफ, श्री शैलेंद्र साम्राज्य के खिलाफ किया था, लेकिन इन्होंने श्री विजय साम्राज्य के खिलाफ। लेकिन शैलेंद्र साम्राज्य के खिलाफ इनके संबंध काफी मधुर थे, क्योंकि वहां का जो शासक था वो बौद्ध धर्म को मानता था, इस वजह से। तो इसी क्रम में इन्होंने कदरम या केदाह करके एक लोकेशन है, और सुमात्रा, मलय प्रायद्वीप की कई अन्य स्थानों पर विजय हासिल की, और स्वयं को कदरम कोंडा की उपाधि भी दी। कदरम कोंडा मतलब कदरम को जीतने वाला। तो आप ये इमेज देख सकते हैं। तो ये इनका पूरा का पूरा टेरिटरी थी चोलों की, और यहाँ तक इनका जो नॉर्थ में इन्होंने कैंपेन किया था, तो इस वजह से इनका यहाँ पे इन्फ्लुएंस बढ़ गया था काफ़ी। और इन्होंने जो दक्षिण पश्चिम एशिया है, दक्षिण पूर्व एशिया है, वहाँ पे जाकर के भी कई सारे एक्सपीडिशन किए, और जिसमें हमने देखा कि इन्होंने श्री विजय साम्राज्य के खिलाफ किया। और एक केदा या कदरम, तो ये केदा या कदरम क्या लोकेशन है, थोड़ा याद रखिएगा। ये केदा या वर्तमान में कहाँ पे आता है, तो ये आपका पड़ता है वर्तमान में मलेशिया। और ये श्री विजय वाला एम्पायर है, जी मैंने बताया आपको सुमात्रा। और वो हमने शैलेंद्र एम्पायर देखा था, वो मलाया पेनिनसुला। तो मलाया पेनिनसुला वाली यही वाला रीजन था उस टाइम पे, मलाया पेनिनसुला इसी को बोलते हैं। तो इन्होंने गंगई कोंड चोलपुरम नाम की शहर भी, राजधानी भी बनाई थी, और ये तंजावुर है। तो इनके बीच की दूरी ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर की दूरी मानी जाती है, बीच की दूरी। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, केदा या कदरम। तो अभी तक हमने देख लिया कि सबसे पहले विजयालय को देखा था, फिर परांतक फर्स्ट को देखा, और उसके बाद में सबसे अगर इन्फ्लुएंस पावर शासक की बात की जाए तो हमने देखा था राजा फर्स्ट, और उसके बाद में राजेंद्र फर्स्ट। इनके बारे में दो इंपॉर्टेंट बात है। तो इन्होंने क्या किया था, बृहदेश्वर टेम्पल की स्थापना की थी तंजौर में, 1010 AD में। और इन्होंने क्या किया था, 1010 AD, और इन्होंने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर कब्जा किया, मालदीव को जीता, और साथ में और क्या किया था, मालदीव को जीता था, और शैलेंद्र एम्पायर के खिलाफ जाकर के एक सैन्य अभियान किया था, शैलेंद्र साम्राज्य दक्षिण पूर्व एशिया में। और राजेंद्र के बारे में, तो इन्होंने भी बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। इन्होंने कहाँ बनवाया था, तो गंगई कोंड चोलपुरम में। स्वयं को गंगई कोंड चोल की उपाधि दी, गंगई कोंड चोल। और क्या कहते हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया के श्री विजय एम्पायर के खिलाफ अभियान किया, और इन्होंने श्री विजय एम्पायर के खिलाफ अभियान किया था, और साथ में कदरम कोंडा की उपाधि भी ली थी। कदरम कोंडा। ओके, बढ़ते हैं यहाँ से आगे। तो ये देख सकते हैं, तो इन्होंने, मैंने बताया था आपको कि शैलेंद्र वंश के खिलाफ इन्होंने क्या कहते हैं, अटैक नहीं किया था राजेंद्र चोल ने, क्योंकि वहाँ का जो शासक था, बौद्ध शासक था, उनके साथ में मधुर संबंध थे। और मधुर संबंध होने की एक वजह ये भी था कि व्यापार की वजह से, क्योंकि शैलेंद्र वंश के साथ में इनके संबंध इस तरीके से थे कि इनका चीन के साथ में व्यापार सक्सेसफुली हो पा रहा था। और एक बात बताई जाती है कि शैलेंद्र वंश के जो शासक थे, उन्होंने नागपट्टनम में एक बौद्ध मठ बनवाया था। तो उनके कहने पर ही, यानी कि शैलेंद्र वंश के शासक के कहने पर ही, ये राजेंद्र फर्स्ट ने इसके रखरखाव के लिए एक गांव को समर्पित भी किया था। और मजबूत चोल नौसेना के कारण इनके काल में नौसेना इतनी मजबूत थी कि बंगाल की खाड़ी थी, उसको पूरे के पूरे को चोल झील के नाम से जाने जाने लगा। और ये काफी शिक्षा के भी महान संरक्षण थे, और स्वयं भी मतलब साहित्य और कला में रुचि रखते थे, तो इसलिए स्वयं को पंडित चोल की भी उपाधि दी इन्होंने, पंडित चोल। तो पंडित का मतलब कोई धर्म से नहीं, यहाँ पंडित का मतलब ज्ञान विद्वान से है, जो व्यक्ति ज्ञानी है, विद्वान ही है, उसको। इसके बाद में राजा धीराज आते हैं 1044 से 1052 तक। तो इन्होंने जयम कोंडा चोल की उपाधि ली, और इन्हें विजय राजेंद्र चोल भी कहते हैं। कल्याणी के चालुक्यों को लूटा था, और इसकी याद में इन्होंने जय स्तंभ भी स्थापित कराया। तो इसका थोड़ा सा याद रखना है, जय स्तंभ स्थापित कराया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने पश्चिमी चालुक्य राजा सोमेश्वर के खिलाफ कोप्पम की लड़ाई में वीरगति प्राप्त की। तो इसके बाद में इनके बेटे आते हैं राजेंद्र टू, और जो कि इनका भी राज्याभिषेक यहीं पे ही होता है युद्ध में। और इसके बाद में सोमेश्वर को हराते हैं। तो सोमेश्वर को हराया, कोल्हापुर में एक विजय स्तंभ बनवाया। तो जिस तरीके से पहले इन्होंने चालुक्यों को लूटा, जय स्तंभ बनवा के आए, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर चालुक्य राजा सोमेश्वर ने इनको हरा दिया, लेकिन फिर इनके बाद इनका बेटा आता है सोमेश्वर, वो इनको हरा देता, कोल्हापुर में एक जय स्तंभ बनवाता है। ये कल्याणी के चालुक्य थे, और ये पश्चिमी चालुक्य थे। तो हमने देखा था कि कल्याणी की चालुक्य अलग शाखा थी, और पश्चिमी चालुक्य अलग शाखा थी। तो ये कुप्पम की लड़ाई में ये हार गए थे, तो इन्हें एक उपाधि दी जाती है, यनाई मेल थुंजना देवर। इसका मतलब है कि ऐसा राजा, जो हाथी पर सवार राजा जो मारा गया। तो इनका नाम याद रखना, राजा धीराज। फिर ये राजेंद्र टू आते हैं,
ओके, तेजी कुलोतुंग फर्स्ट आता है, 1170 से 1122 तक। तो ये अंतिम महत्वपूर्ण चोल शासक है और इसको सुंगमति वीरता, करों को समाप्त करने वाला की उपाधि ली इसने। खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, रहे तो रहे, नहीं तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं आप। और इसने 70 व्यापारियों के दूध को चीन, मतलब 70 व्यापारियों को दूध के रूप में चीन भेजा था और शांति प्रिय नीति अपनाई थी। और यही वजह है कि जब शांति प्रिय कोई राजा शांति प्रिय नीति अपनाने लगता है तो ऐसी स्थिति में उसके जो अपकमिंग सक्सेसर्स हैं वो धीरे धीरे अपनी क्षमता को खोने लगते। जैसे हमने मौर्य साम्राज्य के समय भी देखा था कि अशोक ने शांतिपूर्ण नीति अपनाई, जिसका प्रतिफल ये हुआ कि धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का पतन देखने को मिला। राष्ट्रकूटों में भी हमने देखा कि अमोघ वर्ष ने शांतिपूर्ण नीति अपनाई, फिर उसके बाद में हमें उनका भी पतन देखने को मिलता है। उत्कृष्ट लेखक कम्मन इनके दरबार से जुड़े थे, तो कम्मन की एक तमिल व्याकरण है, तो इसको याद रखना है, इन्होंने तमिल व्याकरण लिखी थी। फिर इसके बाद में कुलोतुंग II, कुलोतुंग III जैसे कमजोर शासक आए और फिर उसके बाद में राजेंद्र III भी देखा था हमने, और उसके बाद में इनका अंत हो जाता है। तो इस वंश का अंत 13वीं शताब्दी के अंत तक हो जाता है, 1280 के आसपास तक। और इसके बाद में इनके जो रीजन्स थे वहाँ पे हम देखते हैं यादव डायनेस्टी, काकातिया, होयसल, पांड्या जैसे राज्यों का वंशों का पुनः उदय होते हुए हम देखते हैं, ठीक है। तो हम जब देखेंगे इन सबको अलग से देखेंगे। ये दक्कन वाले रीजन में ये देवगिरी में यादव आते हैं, हाँ, और ये काकातियाज आते हैं जो चालुक्य वाले रीजन में, और ये होयसल तो हम देखते हैं कर्नाटक वाले रीजन में मिलेंगे। और पांड्या डायनेस्टी मैंने जैसा कि शुरू में बताया था कि ये पांड्या डायनेस्टी का रीइमर्जेंस होता है फिर से। और ये तब तक चलते हैं जब तक कि जो हम देखेंगे जब अलाउद्दीन खिलजी डायनेस्टी में पढ़ेंगे तो हम अलाउद्दीन खिलजी का देखेंगे कि वो अलाउद्दीन खिलजी इस पांड्या डायनेस्टी के जो जाकर के ही इसको हराता है। तो ये कुछ किंग्स की क्रोनोलॉजी थी। हालांकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना लगभग ना के बराबर ही है कि किंग्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन फिर भी आप एक तो इसका संस्थापक याद रखना है, दूसरा ये राजेंद्र फर्स्ट, राजा राज फर्स्ट, इन दोनों को याद रखना है। और बाकी यहाँ पे ये परांतक फर्स्ट को याद रखना है। परांतक फर्स्ट को एक याद रखने की एक वजह ये भी है क्योंकि जब हम इनका अभी हम एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाले हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन हमें काफ़ी सारी बातें दिखेंगी। और ज़्यादातर पीटी के पेपर में ज़्यादातर संभावना, पीटी क्या मीन्स में भी ज़्यादातर संभावना जो जहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती है वो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ही है। तो इसको जरा हम और ढंग से देखेंगे। हालांकि ऐसा नहीं कि किंग्स की जो क्रोनोलॉजी उसको हम स्किप कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, उसका वेटेज थोड़ा कम रहता है। तो चोल प्रशासन में पहली बात तो याद रखिए को, पेरुमल, ये सारे शब्द राजा के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये को शब्द हम ऑलरेडी जब हम संगम एज में पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे भी देखा था, को राजा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द था। राजा के पास सभी अधिकार होते थे, लेकिन सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती ही थी उस टाइम पे भी, और प्रशासन को बेहतर बनाए रखने के लिए जनता के साथ प्रत्यक्ष संवाद भी करते थे। इस तरीके से हम देखते हैं कि कभी कभी राजा स्वयं वेशभूषा बदल के जैसे हंस जाता था, तो लोगों के बीच में जाते थे और लोगों से पूछताछ भी करते थे और कोई समस्या तो नहीं किस तरीके से। साथ में इनके अंगरक्षक भी चलते थे। तो भाई अंगरक्षक तो चलेंगे, सीधी सी बात है। आज के समय भी हम देखते हैं अगर कोई मंत्री या कोई मेन लीडर है, अगर वो कहीं जाता है तो उसके साथ में काफ़ी सारे अंगरक्षक देखने को हमें मिलते ही हैं, बॉडीगार्ड्स, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिए कि हालांकि हमें चोल साम्राज्य में तो ऐसा कहीं सोर्स नहीं मिलता है, लेकिन मार्को पोलो का एक डिस्क्रिप्शन है वो हमें देखने को मिलता है। वो बताता है कि उसने 13वीं शताब्दी में केरल की यात्रा की। तो वो देखता है कि सम्राट के निधन पर उसके सभी अंगरक्षक आत्मदाह कर लेते थे। ये कुछ वैसा ही है जैसे हमने बट्टी कुरल के बारे में देखा था, बट्टी तिकुरल करके एक शब्द देखा था जब हम संगम एज के बारे में पढ़ रहे थे। तो हालांकि वहाँ पे ऐसा नहीं था कि सीधे अंगरक्षक कर ही लेते थे, लेकिन कुछ कुछ जगह पे हमें ऐसे इंस्टांसेस भी देखने को मिलते हैं कि वहाँ पे जो राजा के अंगरक्षक हैं वो भी आत्मदाह करते हैं। ओके, तो इनके अब इसके बारे में इनके जो प्रशासन था उसका सब क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो पहले तो जो साम्राज्य होता था उसको राज्यम या राष्ट्रम कहते थे। काम करेंगे, बस ये थोड़ा याद रखना, ये जरूरी है। तो प्रांत को क्या कहते थे? मंडलम कहते थे। फिर उसके बाद में कोट्टम या वलनाडु, फिर उसके बाद में नाडु, और फिर गांव। तो गांव हमेशा सबसे छोटी यूनिट देखने को मिलेगी, आप किसी भी क्लासिफिकेशन में देखिएगा, चाहे हमने राष्ट्रकूटों में देखा था, चाहे गुप्तों में देखा था, और चाहे आने वाले जब मुगल्स में भी देखेंगे तो वहाँ पे भी हमें देखने मिलेगा गाँव सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट के रूप में देखेंगे। तो मंडलम, कोट्टम या वलनाडु, नाडु जिला, कुर्रम गाँव का समूह हो जाता था। और उर मतलब ये क्या कहते हैं, ग्राम, तो गांव तो निचला लेवल पे हो ही गया। इसके बाद में हमें एक पता लगता है पुगा। तो मैं कुछ शब्द बता रहा हूँ, थोड़ा सा याद रखिए। पुगा, तो पुगा शब्द इस्तेमाल होता था सहकारी समितियों के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज।
नगरोत्तर या नगरम, तो व्यापारियों के समूहों की सभा को तो नगरत्तम नगरम कहते थे, यानी कि व्यापारियों का समूह। समाया क्या था, तो समाया काफी इंपॉर्टेंट है। समाया, तो समाया से नाम लग रहा है कि कोई चीज समा गई, हाँ, कोई चीज डिसॉल्व हो गई किसी के अंदर। तो अनुबंध या समझौते के तहत बनाया गया संगठन समाया कहलाता था। इनकी अपनी एक आचार संहिता होती थी, उसका नाम था बनांजू धर्म। ये थोड़ा एक शब्द है, थोड़ा याद रखिएगा इस बात को। बनांजू धर्म, बनांजू धर्म। और ये अय्या बोल, तो अय्या बोल तो हमने देखा ही था, व्यापारिक संघ हुआ करते थे, हाँ। और ये अय्या बोल कहाँ पे मतलब काम करते थे, तो ऐहोल के अंदर काम करते थे। इन्हीं की एक शाखा हुआ करती थी, इनके अधीनस्थ थे मणिग्रामम, हाँ। ये तमिल क्षेत्र में काम करते थे। और जैसे कि यहाँ पे आप इसमें देख पाएंगे कि ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट मर्चेंट गिल्ड फ्रॉम साउथ इंडिया वर द अय्यावोले एंड मणिग्रामम। अय्यावोले वर द मर्चेंट गिल्ड फ्रॉम ऐहोल, तो ये ऐहोल से काम करते थे। और इसके अलावा भी कई सारी मर्चेंट गिल्ड होती थी, जैसे वलंजियार, अंजुवरट्टार, हाँ। और ये चित्रमेली, पेरियानट्टार। तो अंजुवनम वाज another body of merchants in South India which was amongst the ones represented एज एन एसोसिएशन ऑफ फॉरेन मर्चेंट। यानी ये अंजुवनम वाले जो लोग होते थे वो क्या करते थे, वो विदेशी व्यापार में भाग लेते थे। तो अंजुवनम इंटरेक्टेड बोथ, तो ये अंजुवनम वाले लोग अय्यावोले और मणिग्रामम दोनों से ही इंटरेक्ट करते थे। तो एक ये एनडीए में यूपीएससी द्वारा एक प्रश्न पूछा गया, तो थोड़ा देख लेते हैं इसको। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मर्चेंट गिल्ड्स ऑफ साउथ इंडिया। तो क्या है, द अय्यावोले मर्चेंट गिल्ड वर ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड इन ऐहोल, तो बिल्कुल सही है। तो ऐहोल से ही अय्यावोले शब्द आया है, तो पहला सही है। मणिग्रामम मर्चेंट गिल्ड वर सबऑर्डिनेटेड टू द अंजुवनम मर्चेंट गिल्ड इन 13th सेंचुरी। इसकी आधी बात सही है, ये अंजुवनम की अधीनस्थ नहीं थी, ये थी अय्यावोले के अधीन। अय्यावोले, अय्यावोल। तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। तुम्हारा उत्तर क्या हो जाएगा, ओनली 1 सही, 1 करेक्ट। तो अय्यावोले वाज द मर्चेंट गिल्ड ड्यूरिंग दी 13th सेंचुरी इंडिया। चोल ग्राम प्रशासन के बारे में, तो चोलों का साम्राज्य एक बात के लिए और प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे हमें ग्राम सभा के बारे में, यानी कि स्थानीय सुशासन के बारे में जानकारी मिलती है। और ये अपनी तरह का प्रारंभिक उदाहरणों में से एक देखने को मिलता है कि यहाँ पे पंचायती राज प्रणाली की स्थापना होती है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से पता लगती है, तो एक उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन है, उत्तर मेरू शिलालेख। ये पेरुकंठ बैकुंठ पेरुमल एक मंदिर है, उसकी दीवार पे उकेरा गया है। तो इस ये परांतक फर्स्ट से ही एसोसिएटेड है। तो मैंने बताया ना आपको, परांतक फर्स्ट को हम याद करते हैं, तो इस वजह से भी याद करते हैं परांतक फर्स्ट को उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन के लिए। और इस उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन में हमें कई सारी जानकारी यहाँ पे मिलती है पंचायती राज के बारे में इनकी। तो उर क्या होती थी, तो देखते हैं अभी क्या है। तो पहले तो उर समझिए, उर क्या होती थी, तो उर आम लोगों की सभा होती थी, यानी कि ये गैर ब्रह्मदेव सभा होती थी, हाँ। यानी कि जो नॉर्मल लोग होते थे, जो ब्राह्मण नहीं है, उन लोगों की सभा उर कहलाती थी। जैसे वेलन बगई गांव, तो वेलन जब हम देखेंगे अभी एक वेलल्लार करके एक शब्द मिलेगा, वेलल्लार। तो वेलल्लार जो ब्राह्मण नहीं है लेकिन कृषक है, इनके पास खूब सारी जमीन है, तो उन्हें वेलल्लार कह देते हैं। और उनके पास जो उनका मतलब जो समूह बन जाएगा उसको वेलन बगई गांव कह देते हैं। और इनके पास औपचारिक नियम या प्रक्रिया के बिना ही मामलों पर चर्चा करते थे, क्योंकि सामान्य लोग थे, तो इस वजह से कोई प्रक्रिया वगैरह में अपने को नहीं बांधते थे। सभा क्या होती थी, तो सभा या महासभा, तो अग्रहार ब्राह्मणों की जो सभा होती थी उसको सभा कहते थे। ये ब्रह्मदी गांव में देखने को मिलती थी। इन पे इनकी सदस्यता पाने के लिए शर्त थी कि आपके पास संपत्ति में आपके संपत्ति का स्वामित्व इसकी सदस्यता का एक मापदंड था। एक जलाशय समिति देखने को मिलती है, तो एरी वारिया। तो एक शब्द याद रखिए, एरी। एरी शब्द आपको जब भी दिखे एंशिएंट इंडिया में, तो याद रखिएगा एरी का मतलब जल से है कुछ। तो जैसे एरी पट्टी, तो पट्टी क्या होती है, लैंड के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एरी मतलब जल। तो ऐसी कोई भूमि जो जल के लिए या इरिगेशन पर्पज से इस्तेमाल की जा रही है, तो एरी पट्टी कहलाएगी। जलाशय समिति एरी वारिया, तो ये एरी वारिया हो गई। इसी तरीके से एरी शब्द किसी कुछ और को मिलाकर के लग जाए, तो उस तरीके से आप जल से अर्थ कुछ निकाल सकते हैं उसका। इनकी आय का स्रोत तो मुख्यतः कृषि ही था, और टैक्स के रूप में 1/6 अंश कर लगाया जाता था। कर्णमणि क्या होता था, कर्णमणि एक तरीके खेती करने का अधिकार। तो जिन लोगों को खेती करने का अधिकार होता था उन्हें कर्णमणि कहते थे। महिलाएं भी समितियों में भाग लेती थी, तो एक छोटा सा बात ये याद रखना। हालांकि उर महिलाओं में लेती थी, केवल सभा वाली समितियों में हमें महिलाओं के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो ये उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन के बारे में जानकारी दी गई है, देखते हैं जरा। तो 2 इंस्क्रिप्शन फ्रॉम अ ब्रह्मदेव। हाँ, तो ये मतलब सभा वाले गांव में हमें पता लगता है कि वहां पे किस तरीके का स्ट्रक्चर चलता था। तो ये उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन से हमें यही पता लगता है। तो बताते हैं कि जो गांव होता था वो 30 वार्डों में डिवाइड होता था। 1 मेंबर वॉज इलेक्टेड
इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ डिफरेंट कमेटीज। तो जो इस प्रत्येक वार्ड का एक सदस्य होता था और वो उन वार्डों के सदस्यों से मिलकर ही कमेटियां बनती थी और वो कमेटी फिर बाकी के गांव का संचालन देखती थी। जैसे पब्लिक वर्क्स कमेटी, टैंक कमेटी, गार्डन कमेटी, फेमाइन कमेटी, गोल्ड कमेटी, इस तरीके की कई सारी होती थी। द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर द बिकमिंग अ बार्ड मेंबर, तो इन्होंने यहाँ पे भी अगर आपको बार्ड का मेंबर बनना है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे एकदम क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। तो उसमें क्या था कि पहले तो आप पुरुष होने चाहिए। हाँ, तो ये महिला समितियों में भाग लेती थी केवल उर्वाली में, सभा वाली में नहीं देखने को मिलती, क्योंकि यहाँ पे शर्त यही है कि आपको मेल होना पड़ेगा और दूसरा 35 साल से अबव और 75 साल से बिलो। प्रॉपर्टी होनी चाहिए आपके पास, स्वामित्व होना चाहिए, अपना खुद का घर होना चाहिए। हाँ, वेदों और भाषणों की ज्ञान होना चाहिए। ये कुछ क्वालिफिकेशन के तौर पे देखे जाते थे। और अगर आपके पास ये सब कुछ है तो ऐसी स्थिति में आपको चुनने के लिए क्या होता था कि मान लीजिए एक वार्ड है, एक वार्ड में 4-5 लोग खड़े हुए। अब इन 4-5 लोगों के नामों को एक पॉट के अंदर डाला जाएगा और उस पॉट को शेक किया जाएगा। शेक करने के बाद में किसी बच्चे को बुलाएंगे और उस बच्चे से कोई एक पर्ची उठवाएंगे। और जिस व्यक्ति का नाम उस पर्ची में होगा वो व्यक्ति वार्ड का मेंबर चुन लिया जाएगा। तो वही लिखा हुआ है। तो प्रत्येक वार्ड के सदस्य का नाम एक पाम की लीफ पर लिखा जाता था और उसके बाद उसको पॉड में डाल दिया जाता था। तो उस पॉड को कोड़ा बोलई कहते थे, कोड़ा बोलई। उसके बारे में किसी बच्चे को बुलाया जाता था उस असेंबली से और एक पर्ची निकालने के लिए कहा जाता था। फिर जो भी जिस व्यक्ति का नाम निकलता था वो चुन लिया जाता था। तो ये उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन में हमें पता लगता है। बस थोड़ा सा याद रखिए कि हाँ ऐसा कुछ था। 30 वार्ड, 75 से कम लेकिन 35 से ज़्यादा। एक शर्त और थी, अगर आप पिछली 3 साल से लगातार मेंबर बने हुए हैं तो आप दोबारा उसमें अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। इस तरीके की कुछ शर्तें थी। अगर आपने कोई क्राइम किया है तो भी आप मेंबर नहीं बन सकते। तो इस तरीके की कुछ और शर्तें थी। चोल समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में, तो समाज जातियों विभाजितता ये तो हर जगह ही देखने को मिलता है। हमने संगम काल में भी देखा था कि समाज था, जाति व्यवस्था बड़ व्यवस्था में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो पेरियार होते थे उन्हें अछूत कहते थे और जो वेलरलाल मैंने अभी बताया था वो खेतियर होते थे। ये वेलरलाल खेतियर तो हैं लेकिन ध्यान रखना ये शूद्र के रूप में इनकी पहचान की गई है। ये शूद्र थे लेकिन चूंकि इनके पास जमीन ज्यादा होती थी, आर्थिक रूप से ये काफी शक्तिशाली थे। तो जब हम देखेंगे ना क्या कहते हैं ये साउथ इंडिया में जब भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है, नयनार और अलवर जो संत देखने को मिलते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा सपोर्ट इनको पैसे के रूप में वेलरलाल द्वारा ही किया जाता है। क्योंकि ये पैसे वाले तो बेशक है लेकिन इनकी ये शूद्र कैटेगरी में होने की वजह से इनको समाज में वो इज्जत या वो ओहदा नहीं मिल पाता था। इडंगई क्या होता था? तो इडंगई कलाकार या व्यापारिक समूह शामिल होते थे। तो इडंगई ऐसे लोगों को कहते थे जो कलाकार या व्यापारिक समूह में शामिल हैं। और वलंगई तो कृषि समूह में शामिल लोगों को वलंगई कहते थे। यानी कि वेलरलाल किस कैटेगरी में आएंगे? वलंगई में। तो इसी वजह से वह याद रखिएगा। कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार, तो कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो क्यों? इसकी वजह 2 है। एक तो भूमि में सुधार किए गए थे, सिंचाई तकनीकों का प्रसार बढ़ता हुआ देखने को मिलता है हमें यहाँ पे, और फसलों की किस्मों का विस्तार भी देखने को मिलता है। सिंचाई तकनीकों के प्रसार में हम देखते हैं यहाँ पे अरगट्टा का प्रयोग शुरू होना होता है। ये अरगट्टा क्या था? तो ये पर्शियन व्हील है। तो ये जब इस पुली को बैल की या किसी अन्य पशु की सहायता से इसको घुमाया जाता है, फिर ये चक्र घूमेगा, नीचे जाएगा, नीचे से पानी बाल्टी भर के आएगी और ऑटोमेटिकली ये पानी यहाँ पे उड़ेल दिया जाएगा। फिर ये आगे जाकर के यहाँ से हम इरिगेट कर सकते हैं किसी भी लोकेशन पे जाकर के। अगर आपने अभी लेटेस्ट जो मूवी आई है कांतारा लीजेंड चैप्टर 1 उसमें देखा हो तो उसमें इस पर्शियन व्हील को दिखाया गया है कि किस तरीके से कांतारा के लोग इस व्हील का यूज करके खेती करने की कोशिश करते हैं। और उस मूवी में अगर आप देखेंगे तो इस टाइम पीरियड की ही चीजें दिखाई जाएंगी, किस तरीके से काली मिर्च का व्यापार होता है बंदरगाह के माध्यम से, किस तरीके से विदेशी लोग आते हैं। तो समय मिले तो देखिएगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हाँ। यूपीएससी ने अरगट्टा से रिलेटेड तो प्रश्न भी पूछे हैं लगातार। तो एक 2016 में पूछा था, एक 2025 में, जो लेटेस्ट ही पूछा था। तो मध्यकालीन देखते हैं इनमें, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द में शब्द अरगट्टा किसे निरूपित करता है? तो बंधुआ मजदूर नहीं। बंधुआ मजदूर के लिए हमने देखा था चेल काल में क्या था? वेट्टी शब्द मिलेगा हमें, वेट्टी। सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान, तो ये भी नहीं था। भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, तो बिल्कुल ये जल चक्र जिसपे कुछ बाल्टियां बंधी होती थी। कृषि भूमि में बदली गई बंजर भूमि, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। अब ये 2025 वाला देखते हैं। सिंचाई में काम आने वाला अरगट्टा नामक उपकरण क्या था? तो एक घुर्नी,
पुली से खींचा जाने वाला चमड़े का पानी का थैला। तो यहाँ पे पानी के थैले की कुछ नहीं है, ठीक है, तो पहली बात गलत हो जाएगी। एक बड़ा चक्का जिसकी अराव या स्पोक्स के बाहरी छोरों पर मिट्टी के पात्र बंधे होते थे। बिल्कुल, ये मिट्टी के भी हो सकते हैं या कोई क्या कहते हैं टीन के बर्तन भी हो सकते हैं। हाँ, और अगला है बैलों के द्वारा खींचा जाने वाला मिट्टी का एक अधिक बड़ा पात्र। तो कोई एक बड़ा पात्र नहीं है पहली बात तो, और जरूरी नहीं है कि बैल ही हो, तो परिभाषा की दृष्टि से देखा जाए कोई और जानवर भी हो सकता है, तो ये भी गलत हो जाता है हमारा। सीधे हाथों से रस्सी से द्वारा खींचे जाने वाला बड़ा जलडोल, तो ये भी नहीं है। हालांकि बी सी वाली बात भी सही है, लेकिन अब चूंकि हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि अरघट्टा जो शब्द है वो इन्हीं विशेषताओं से मिलकर के बनता है। जैसे मैं आपसे पूछूं पेन की विशेषता क्या है, कलर होना उसकी पेन की विशेषता है नहीं ना, तो कलर तो कोई भी चल जाएगा हमारे पास। तो उसी तरीके से बैल शब्द इन्होंने लगा दिया, तो बैल जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो यही है कि एक बड़ा चक्का जिसपे बाहरी छोरों पर मिट्टी के पात्र बंधे हैं। हाँ, तो यही जो चीज है वो अरघट्टा को मिलकर बनाती है। तो इस तरीके से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और हम देखते हैं कि इस काल में जो शिल्प उत्पादन के केंद्रों के रूप में कई सारे शहरों का उदय देखने को मिलता है, जिसमें हम कांची को एक प्रमुख शहर के रूप में देखते हैं। एक गर्वर्स, एक जो शब्द याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, गर्वर्स। तो गर्वर्स क्या था, तो ऐसे व्यापारी जो उत्तर भारत से दक्षिण में आए थे उनको गर्वर्स कहते हैं, गर्वर्स। गौड़ या गबुनदास क्या होते थे, तो गौड़ या गबुनदास जो मूलतः खेतीहर हैं उन्हें कहते थे। हेगड़े कौन होते थे, हेगड़े राजस्व अधिकारी। आज भी हमें जो हेगड़े लोग हैं देखने को मिलते हैं, आज ये एक कास्ट के रूप में काम करते हैं, मतलब कास्ट ही है एक तरीके की। तो पॉलिटिक्स में आप देख सकते हैं कई सारे, और सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं काफी फेमस, KS हेगड़े करके, अगर आपने नाम सुना हो। तो ये हेगड़े एक की टर्म है, तो थोड़ा याद रखिए कि हाँ, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो वो जरूर साउथ इंडिया या कर्नाटक रीजन से एसोसिएटेड है। कायस्थ तो पता ही है, ऐसे लोग जो लेखक या जमीन के कागजात का काम करते हैं। हाँ, और जमीन अनुदान संबंधी दस्तावेज भी रखते थे, ये तो पता ही है। कर्ण थोड़ा याद रखिएगा, कर्ण पेशेवर लेखकों को कर्ण कहते थे। चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ इन्होंने व्यापारिक संबंध बनाए थे, तो ये हम देखते हैं कि हाँ, ऐसा कुछ किया था इन्होंने। तो ये वाला शब्द तो वेट्टी एंड अमंजी वर द फॉर्म्स ऑफ फ्री लेबर। तो जो बंधुआ मजदूरी होती थी, फ्री लेबर का मतलब होता है कि बिना किसी वेतन के आप किसी से काम कराएं, उसको फ्री लेबर या बंधुआ मजदूरी बोलते हैं। तो ये दो शब्द इस्तेमाल होते थे, थोड़ा याद रखिएगा, वेट्टी और अमंजी। तो वेट्टी तो मैंने आपको बताया, एक अमंजी ये शब्द और याद रखिएगा, दे देगा। चोल साम्राज्य के काल में वेट्टी और अमंजी शब्द किस लिए इस्तेमाल किए जाते थे, नीचे कई सारे ऑप्शन होंगे। हाँ, तो उनमें से आपको पहचाना कि हाँ, फोर्स्ड लेबर के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। और जैसे गुप्त काल में हमने देखा था, इसके लिए क्या था, विष्टि करके एक शब्द देखा था, विष्टि। और ये कुछ प्रमुख शब्द और उनके अर्थ भी हैं। तो धर्मासन किसे कहते थे, न्याय का शाही दरबार, यानी कि क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि एक तरीके से कोर्ट, उसको धर्मासन कहते थे। नाम से ही पता लग रहा है। वेलल्लार खेतिहर मजदूर, ध्यान रखना ये शूद्र कैटेगरी में कैटेगराइज किए जाते थे इनको। उलूकुड़ी क्या है, उलूकुड़ी तो किराए के किसान, इनकी स्थिति और ज्यादा दयनीय होती थी। वेलल्लार के पास खुद की जमीन थी, लेकिन ये उलूकुड़ी किसान ऐसे लोग थे जिनके किराए के किसान थे, यानी कि इनके पास खुद की खेती नहीं होती थी। कासू, ये कासू शब्द याद रखिएगा, कासू स्वर्ण मुद्रा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। स्वर्ण मुद्रा के लिए हमने देखा था गुप्त काल में दीनार शब्द इस्तेमाल होता था, लेकिन यहाँ पे कासू शब्द इस्तेमाल होता, कासू। और गौड़ तो हमने देखा ही था, गौड़ और गबुनदास करके, तो मूलतः खेती है, तो खेती किसान को गबुनदास कहते हैं। और नित्ताल, तो नित्ताल क्या, अनिवार्य श्रम करना ही पड़ेगा, एक तरीके का फोर्स्ड लेबर ही समझ लीजिए इसको भी, नित्ताल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है कि पैडी वाज एज ए टैक्स वाज कलेक्टेड इन अ यूनिट कॉल्ड कलाम। तो ये कलाम शब्द याद रखिएगा, जो चावल के खेत होते थे वहां पे जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था वो कलाम के रूप में किया जाता था। हाँ, तो कलाम किस तरीके से कि जो 6.5 एकड़ की अगर आपकी जमीन है तो 100 कलाम टैक्स के रूप में लिए जाएंगे। एक कलाम में कितना किलो आता है, तो 28 kg के हिसाब से। तो एक किलोग्राम वगैरह आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस ये कलाम क्या है, तो इट इज अ यूनिट ऑफ टैक्स, वो याद रखना है। यूनिट ऑफ टैक्स कलाम। यहाँ पे ये कुछ शब्द और हैं, तो एरियम, तो हमने बताया था, एरी शब्द मिले तो कुछ इरिगेशन से रिलेटेड या वाटर से रिलेटेड है। तो अ टैक्स कलेक्टेड बाय विलेज असेंबली विच वाज यूटिलाइज्ड टू रिपेयरिंग इरिगेशन टैंक्स, तो इरिगेशन टैंक्स को रिपेयर करने के लिए इसका पैसा यूज किया जाता था। एर्नाकुलम, तो एर्नाकुलम कॉमनली ओन्ड विलेज टैंक, तो यहाँ पे भी एरी शब्द लगाना, तो एर्नाकुलम, तो जो एक विलेज टैंक जो पूरे गांव द्वारा यूज किया जाता था। हाँ, तो कॉमनली ओन्ड विलेज टैंक को एर्नाकुलम कहते थे। एर्नाकुलम आज आपको एक शहर के रूप में भी देखने को मिलता है हमें, एर्नाकुलम।
ये वेट्टी और अमंजी हम देख चुके हैं। तो इट इज अ टाइप ऑफ फ्री फोर्स लेबर रिलेटेड टू पब्लिक वर्क्स एट विलेज लेवल। तो विलेज लेवल पे चलता था ये। और इसमें एग्जाम्पशन ये होता था कि जो टेम्पल्स या ब्राह्मण्स होते थे उनको ये टैक्स या ये वेट्टी या अमंजी करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता था। ये दंगाई तो पता ही है, जो आर्टिसंस क्लास थी या ट्रेडिंग क्लास थी उसको ऐसे एदंगई कहते थे। और वलंगई जो एग्रीकल्चर से एसोसिएट थे। हाँ, गरबर्स या गौड़ या गवंदास तो इन्हें जो ट्रेडिंग कास्ट सॉरी जो ये ट्रेडिंग कास्ट नहीं, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। हाँ, तो ये खेतिहर होते थे। खेतीहर तो खेती करने वालों को, सॉरी एक्चुअली मैं 1 सेकेंड, ये गरबर्स के संदर्भ में लिखा हुआ है ट्रेडिंग क्लास। हाँ, ये गौड़ और गवंदास के लिए ये होगा खेतीहर। तो इतना थोड़ा याद रखिएगा यहाँ पे खेतीहर। तो हमने देखा था ना गरबर्स कौन थे, तो ऐसे लोग जो उत्तर में व्यापार का काम करते थे, लेकिन अब दक्षिण भारत में आ गए काम करने के लिए। इसके बाद में ये अंजू बनट्टा, तो इट इज अ टाइप ऑफ गिल्ड। हाँ, तो ये एक मैरीटाइम ट्रेडर्स थे जो वेस्ट एशिया में जाकर के व्यापार करते थे। और ये मणि ग्रामम तो ये भी एक तरीके की गिल्ड थी और ये काम करती थी। इस तरीके से सोशल स्ट्रक्चर में हम देखने को मिलते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था चलती थी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र देखने को मिलते हैं हमें। वलंगई ईदंगई देखा था, 2 मेजर कास्ट हुआ करती थी। वलंगई तो जो होती थी वो किससे रिलेटेड थी, किसानों से। और जो ईदंगई होती थी वो आर्टिसन क्लास और ट्रेडर क्लास को उसमें इंक्लूड किया जाता था। लैंड होल्डिंग्स वॉज प्राइम डिटरमेंट ऑफ ए सोशल स्टेटस एंड हायरार्की। अगर आपको हायरार्की में पावरफुल होना है तो ऐसी स्थिति में आपके पास जमीन होनी चाहिए। एंड ओके, तो जो ब्रह्मदेव लैंड होल्डर वेलन वगैरह, तो यानी कि ब्राह्मणों के पास ज़्यादा होती थी तो उन्हें ज़्यादा पावरफुल थे वो। और कास्ट वाइज तो वैसे भी थे। हाँ, वर्णाश्रम व्यवस्था में हम देखते हैं। और लैंड होल्डर्स में वेलन वगैरह तो जो सेकंड पोजीशन पे आते थे, हालांकि ये शूद्र थे। उलूकुड़ी हमने देखा था किराए के किसान, तो वो बाद में आते हैं। उसके बाद में मेलावरम, तो मेलावरम एक तरीके का ऐसी हार्वेस्टेड लैंड होती थी जो लैंड होल्डर्स यानी कि भूमि के स्वामी द्वारा की जाती थी। हाँ, वुमेन्स की स्थिति में कोई खास परिवर्तन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। हाँ, और जो सती की प्रैक्टिस यहाँ पे की जाती थी, जो कि रॉयल फैमिलीज में हमें देखने को मिलती है। और देवदासी सिस्टम भी देखने को मिलते हैं जो हमें मंदिर के अंदर देखने को मिलती है। देवदासी एक तरीके की ऐसी लड़की है जो अपने को मंदिर में समर्पित कर देती है। हाँ, तो देवदासी प्रथा इसी समय इमर्ज होती है। और इसके जो शासक थे वो जनरली शैविज्म के फॉलोअर थे, इसीलिए हम देखते हैं कि बृहदीश्वर मंदिर काफ़ी सारे बनवाए जाते हैं यहाँ पे। एक ऐरावतीश्वर टेम्पल भी हम देखेंगे जो राजा राज 2 द्वारा बनवाया जाता है। एंड ये परांतक फर्स्ट का हमने यहाँ पे वो देखा था, क्या देखा था, उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन। ओके, ये वैष्णविज्म हालांकि फॉलोअर शैविज्म के थे, लेकिन बाकी अदर शासकों के तरीके से इन्होंने भी अन्य जो रिलीजन थे उनको भी पैट्रोनेज प्रोवाइड किया, जैसे कि नयनार और अलवर संत इन्हीं के टाइम पीरियड में काफ़ी फ्लरिश्ड हुए थे। ओके, ये 1 सेकेंड। तो हमने ये सब देख लिया। तो इसके बाद में हम देखते हैं जरा एक ये लाइन थोड़ा सा याद रखिए कि ये सेवाइट सेंट, हाँ, थिरुगण संबंदर। तो ये संबंदर बस याद रखिए कि थिरुगण संबंदर ये कौन थे, तो ये सेवाइट सेंट थे। सेवाइट यानी शैविज्म से एसोसिएटेड थे। तो इन्होंने एक अरिकेसरी फ्रॉम जैनिज्म टू सैनिज्म, तो ये अरिकेसरी एक शासक है, पांडे शासक थे। इन्होंने इनको शैविज्म में कन्वर्ट कराया था। तो वो काम की बात इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन ये बस यही काम की थिरुगण संबंदर ये क्या थे, तो शैविज्म से जुड़े हुए थे शैव। और इसमें ये कुडाल एक शब्द मिलता है हमें, पांड्यों की राजधानी। तो एक कुडाल जो शब्द है वो जनरली किसके लिए, जो क्या कहते हैं, जो मदुरई रीजन है उसके लिए कुडाल शब्द का इस्तेमाल किया गया। कुडाल, हाँ, कुडाल इज इक्वल टू मदुरई। जिस तरीके से हमने देखा था ना कि असम के लिए प्रागज्योतिषपुर और कामरूप दोनों शब्द देखने को मिलते हैं। और उसी तरीके से हमने देखा था कन्नौज के लिए हमें 2 शब्द देखने को मिलते हैं, महोदया और कान्यकुब्ज। उसी तरीके से मदुरई के लिए, तो मदुरई हिस्टोरिकली मदुरई एंड कुडाल हैव बीन कंकरेंटली यूज्ड। हाँ, दोनों एक दूसरे के लिए यूज किए जाते थे। मार्को पोलो वाली स्टोरी मैंने आपको बता दी। मार्को पोलो अब इटली का एक ट्रैवलर था, तो जो पांडे डायनेस्टी के काल में आया था। एंड द किंग फॉर फेयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड जेनरस हॉस्पिटैलिटी, तो बताता है कि उन्होंने उसका स्वागत अच्छे से किया था, बढ़िया तरीके से। एंड अपने जो ट्रैवलॉग है उसका ही रिकॉर्ड द ऑल इंसिडेंट ऑफ सती। तो मैंने बस ये याद रखना है कि सती का इंसिडेंट उसने भी जिक्र किया है। हाँ, और मार्को पोलो के बारे में मैंने आपको एक बात और बताई थी शुरू में कि ये बताता था कि राजा के साथ में उसके अंगरक्षक भी आत्मदाह कर लेते थे और पॉलीगैमी भी प्रैक्टिस, तो ये वाली बात। ओके,
ये विलेज असेंबलीज में तो मैंने आपको बता दिया, तो विलेज असेंबलीज अंडर द चोला कलेक्टेड टैक्स एरियम, तो एरी शब्द मिले तो वाटर या इरीगेशन से रिलेटेड है, हाँ। और इसका जो पैसा होता था वो रिपेयरिंग इरीगेशन पर्पज में लगाया जाता था। तो जो लीडर होता था, लोकल लीडर, उसको अरियन बोलते थे। तो इरी अरी बात शब्द है तो वाटर से। ट्रेड इकोनॉमी एंड ट्रेड में भी मणिग्राम हम देख चुके हैं। मनी ये मर्चेंट गिल्ड हुआ करती थी, अय्या बोले देखा था, ये एहोल में ओरिजिन हुए थे इनके, और ये वहीं पे काम करती थी। इनके अंडर में जो अधीनस्थ थी या सबॉर्डिनेट थी वो मणिग्रामम थी, हाँ। ये अंजुमन देखा था, ये ओवरसीज ट्रेड देखती थी, यानी विदेशों के साथ व्यापार करती थी। और यवन उन्हें कहते थे, जो फॉरेन ट्रेडर्स होते थे उन्हें यवन कहते थे। ये नगर पेरू मक्काल तो मर्चेंट कम्युनिटी हुआ करती थी। नगरम देखा था ना मैं, नगरम या नगरम करके एक शब्द देखा था। तो जो व्यापारियों का संघ होता था उसको नगरम बोलते थे। ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म है। और भी देख चुके हैं, तो असेंबली ऑफ कॉमन विलेजेस, सामान्य लोगों की सभा और कहलाती थी। ये बिना किसी आचार संहिता के या औपचारिक नियमों के अपनी असेंबली मीटिंग किया करते थे, हाँ। सभा या महासभा हमने देखा था, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों की महासभा कहलाती थी। नगरम तो मर्चेंट गिल्ड ओन्ड टाउन असेंबली, हाँ, यानी कि व्यापारियों का संघ। नाडु तो विलेज, ग्रुप ऑफ विलेजेस को नाडु कहते थे। वलनाडु प्रोविंस लेवल यूनिट हुआ करती, देखा था ना हमने। मंडलम, फिर वलनाडु या कोट्टम, फिर नाडु देखा था, फिर उसके बाद में ग्राम देखा था। उसी तरीके से मंडलम तो लार्जेस्ट टेरिटोरियल डिवीजन था इसका। ये पेरुंदन और सिरुंदनम, ये टैक्सेस के प्रकार थे, पेरुंदनम और सिरुंदनम, याद रखना है। और ये कड़मई क्या था, तो एक लैंड टैक्स था, कड़मई। तो ये कड़मई को याद रखना है, कड़मई तरीके का टैक्स हुआ करता था। ये उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस के बारे में बताता है। तो ये बैकुंठ पेरुमल टेम्पल है, उसकी दीवार पे लिखा हुआ है बैकुंठ पेरुमल। बैकुंठ पेरुमल, और किसने लिखवाया था, तो परांतक फर्स्ट। और ये देवदान ब्रह्मदान क्या होता था, तो ये देवदान जो मंदिरों को दान में दी गई भूमि को देवदान बोलते थे, हाँ। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदान बोलते थे। तो टेम्पल एंड ब्राह्मण लैंड, तो याद रखिएगा देवता कहाँ रहते हैं, देव तो मंदिर में रहते हैं, तो देवदान मतलब मंदिर को, ब्राह्मण से ब्रह्मदेव हो जाएगा। इनके कला साहित्य के बारे में देखते हैं उसके में। तो कला साहित्य में इनका मंदिर वास्तुकला के लिए काफी फेमस जाने आते हैं। इनकी काल में द्रविड़ शैली का और विकास होता है, हाँ। और देवदासी प्रथा का प्रचलन हम ऑलरेडी देख चुके थे, मंदिर में ही रहती थी। और मंदिर के विशाल गेट द्वार को गोपुरम कहते थे, जो इनके काल की विशेषता मानी जाती थी। ऐसा माना जाता है कि ये गोपुरम जितना विशाल होगा तो राजा को उतना ही शक्तिशाली माना जाता था। और एक तरीके से ये राजा की इमेज को जनता के बीच में पावरफुल पोर्ट्रे करने का एक तरीका होता था, गोपुरम या मंदिरों को बनवाना, हाँ। अगर आप वो मैंने बताया ना कांतारा मूवी देखेंगे तो उसमें भी दिखाया जाता है कि किस तरीके से जो बांग्रा के जो शासक हैं, बांग्रा उस मूवी में एक काल्पनिक शासक बनाए गए वहाँ के बांग्रा, हाँ। तो वो भी एक मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं इसी तरीके से, जिससे कि लोगों के बीच में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़े। तो हम यहाँ पे एक्चुअली देखना, मैं यहाँ पे कुछ पुराने टेम्पल्स का भी जिक्र कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा याद रखना, हाँ। तो ये कांची में जो एक टेम्पल है, तो एक कैलाशनाथ मंदिर बनवाया था, हाँ। तो किसने बनवाया था, तो ये नरसिंह वर्मन 2 ने बनवाया था। जब हमने देखा था ना सोर टेम्पल, जब हमने पढ़ा था, जब पल्लवों के बारे में पढ़ रहे थे, तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट के बाद में नरसिंह वर्मन 2 आता है, जिसको हम राज सिम्हा भी बोलते हैं। तो उसने बनवाया था ये कैलाशनाथ टेम्पल। इसी को जब क्या कहते हैं विक्रमादित्य 2 आते हैं, तो इनकी पत्नी इसी मंदिर को देख करके कहती हैं कि हमारे यहाँ पर भी इस तरीके का कुछ होना चाहिए। तो उसके बाद में विक्रमादित्य 2 की पत्नी क्या बनवाती है, वहाँ पे लोकेश्वर टेम्पल बनता है, हाँ, लोकेश्वर टेम्पल। और फिर जब लोकेश्वर टेम्पल की ही रेप्लिका को कृष्णा फर्स्ट उसको एलोरा की गुफा में बनवाते, केव नंबर 16 में कैलाशनाथ मंदिर के रूप में। ये तंजौर में हमने देखा था बृहदेश्वर टेम्पल, तो ये राजा फर्स्ट था, उन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया था। और बृहदेश्वर टेम्पल उन्होंने भी बनवाया था, राजेंद्र फर्स्ट ने, हाँ, गंगईकोंड चोलपुरम के अंदर। तो ये बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर राजाराज फर्स्ट, गंगईकोंड चोलपुरम टेम्पल राजेंद्र फर्स्ट ने बनवाया, हाँ। एक टेम्पल और है ये ऐरावतेश्वर टेम्पल दारासुरम, तो ये राजाराज 2 ने बनवाया था। अच्छा, इसको एक बात याद रखना कि यूनेस्को की लिस्ट में इनको ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स के रूप में कैटेगराइज किया गया है। तो ये जब भी ये वाली बात आती है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स कौन कौन से हैं, तो ये तीनों को ही एक यूनिट के रूप में देखा जाता है, हाँ, इंक्लूड किया जाता है इनको। तो थोड़ा सा इसको याद रखना। और जो नटराज की मूर्ति हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, जो किस टेक्निक से बनाई गई है, तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाई गई है। ये हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। तो ये काफ़ी फेमस है, तो अभी इसकी एक इमेज देखेंगे हम नीचे, ठीक है। और ये वैकुंठ पेरुमल मंदिर, तो इसको भी पल्लव शासक नंदीवर्मन 2 ने बनवाया था। इसकी दीवार पर ही हमें उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन मिलता है। और ये राजा फर्स्ट नहीं है, ये परांतक है, परांतक फर्स्ट।
परांतक फर्स्ट। ये गंगईकोंड चोलपुरम, तो बृहदेश्वर मंदिर बनवाया यहाँ पे। और ये दारासुरम वाला ऐरावतेश्वर टेम्पल ये राजा राजा 2 ने बनवाया है। तो दारासुरम टेम्पल दारासुरम टेम्पल बिल्ट बाय राजा राजा 2। इट इज yet another important contribution of cholas to the temple architecture। टेम्पल्स में लर्निंग जो सेंटर हुआ करते थे उसको घटिका कहते थे, तो एक शब्द और याद रखना। अच्छा एक बात और, ये एक ब्रिटिश वास्तु इतिहासकार है, हाँ, तो जेम्स फर्ग्यूसन, इन्होंने एक लाइन बोली है कि चोलों को देख करके कहा था, उन्होंने दैत्यों, चोलों की जो आर्किटेक्चर है उसको देख करके उन्होंने कहा उन्होंने दैत्यों के समान कल्पना की और जौहरियों के समान उससे पूरा किया। तो ये एक स्टेटमेंट है, जनरली मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी याद रहे तो अच्छी बात है कि हाँ दे दिया। ये किससे संबंधित, किन के बारे में कहा जा रहा है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में, चोलों के बारे में, पल्लवों के बारे में या मौर्यों के बारे में। तो ये चोलों के बारे में कहा जाता है, दे कंसेप्ट लाइक जाइंट्स एंड दे फिनिश्ड लाइक ज्वेलर्स। तो ये जेम्स फर्ग्यूसन का स्टेटमेंट है, थोड़ा याद रखना है इसको। अब देखते हैं कुछ चीजें रिवाइज कर लेते हैं एक तरीके से। तो विजयालय हमने देखा था, इन्होंने इनके कई सारे सक्सेसर आते हैं, हाँ, परांतक फर्स्ट भी आता है, कुलोतुंग थर्ड, फिर उसके बाद इन्होंने जो चोलों की काफी प्रसिद्धि को आगे बढ़ाया, हाँ, तो राजा राजा फर्स्ट भी आते हैं, इन्होंने मोस्ट ब्यूटीफुल बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया था तंजावुर के अंदर, और इन्होंने श्री विजय एम्पायर के खिलाफ सॉरी ये इन्होंने शैलेंद्र एम्पायर के खिलाफ जाकर के एक्सपीडिशन किया था, लेकिन फिर इनके बाद में इनका बेटा आता है और उसने नेवल एक्सपीडिशन किया, नेवल ऑपरेशन किया, वो किसके खिलाफ, श्री विजय एम्पायर के खिलाफ। शैलेंद्र एम्पायर के खिलाफ इन्होंने कुछ नहीं किया, इनके साथ इनके मधुर संबंध थे। ओके आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम। तो अब ये थोड़ा और देखते हैं। राजा राजा फर्स्ट अपॉइंटेड हिज सन, तो मैंने बताया ना राजा राजा फर्स्ट ने अपने बेटे को अपने जीवन काल में ही राजा के रूप में अपॉइंट कर दिया था। तो ये कांतारा मूवी में भी आप देखेंगे कि उसका राजा अपने बेटे को अपने जीवन काल में ही अपना शासक बना देता है, हाँ? तो राजेंद्र फर्स्ट एज हिज अपेरेंट, तो अपना मतलब शासक बना देते हैं। फॉर 2 years दे जॉइंटली रूल्ड द चोला किंगडम, तो 2 साल तक उन्होंने एक साथ मिलकर के शासन को चलाया। एंड राजेंद्र फर्स्ट टुक पार्ट इन मिलिट्री कैंपेन्स ऑफ हिज फादर अटैकिंग द वेस्टर्न चालुक्य, तो उन्होंने वेस्टर्न चालुक्य पे भी अटैक किया अपने पिता के साथ मिलकर के। और उसके बाद में राजा राजा फर्स्ट अटैक्ड मदुरई, द पांड्या एस्केप्ड देयर क्राउन एंड रॉयल ज्वेल्स एंड टुक शेल्टर इन द श्रीलंका। इनके शासक जो मदुरई में जब इन्होंने अटैक किया तो जो पांड्य शासक थे वो श्रीलंका में जाकर के शरण लेने के लिए चले गए। एक बात और कही जाती है इनके बारे में कि चोल शासकों के बारे में ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है कि ये अपने मतलब जिनको जो पराजित करते थे उनके साथ में बड़ा बुरा भेदभाव करते थे, उन्हें काफी प्रेशराइज करके रखते थे और उनके साथ बदतमीजी या बदसलूकी ऐसा व्यवहार किया जाता था। तो ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। एंड ये हमने देख लिया। ये राजेंद्र का नेवल एक्सपीडिशन हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं, इन्होंने श्री विजय एम्पायर के खिलाफ किया था, हाँ, जिस सदन सुमात्रा रीजन में आता है, जबकि शैलेंद्र वाला मलय पेनिनसुला में पड़ता है। और उसी के साथ में इन्होंने सिमिलरली खेड़ा कदरम, तो इन्होंने जो श्री विजय के फिड्यूटरीज यानी सामंत हुआ करते थे उनको भी इन्होंने जीता था। इसके बाद में इन्होंने कौन सी उपाधि ली थी, राजेंद्र फर्स्ट ने कदरम कोंडा। एंड राजा राजा फर्स्ट इज द ऑलमोस्ट सेलिब्रेटेड द चोला किंग। ओके, ही इंगेज्ड इन नेवल एक्सपीडिशन, ये भी हमने देख लिया था, वेस्ट कोस्ट श्रीलंका, और इन्होंने मालदीव को भी जीता था, ये भी देख लिया था हमने, हाँ। एंड इट इज लोकली कॉल्ड शिवा दिवाले। एक सेकेंड। एंड द मिलिट्री विक्ट्री ऑफ राजा राजा वन ओवर श्रीलंका और फिर नॉर्दर्न पार्ट, तो हमने देखा था इसको इन्होंने मुम्मादी चोल मंडलम इन्होंने नाम दिया था उसका, और इन्होंने वहाँ पे एक शिव मंदिर भी बनवाया था जिसको शिव दिवाले नाम दिया इन्होंने, हाँ, लोकली कॉल्ड शिव दिवाले कहते हैं वहाँ पे। और उन्होंने अपना लोकल तमिल चीफ भी वहाँ पे अपॉइंट किया था जो कि रूल करेगा वहाँ पे। ये गिल्ड के बारे में है, तो 2 गिल्ड लाइक ग्रुप कॉमन अंजुमन अट्टार और मणिग्रामन अट्टार, तो ये काम करती थी। अंजुमन अट्टार कंप्राइज्ड वेस्ट एशियन, तो ये कैसे जो ओवरसीज ट्रेड थी उसको देखती थी, और जो कि मणिग्रामम थी वो लोकल ट्रेड देखती थी, और ये किसके अधीन थी, अय्या बोल के अधीन थी। तो इट इज सेड दैट मणिग्राम अट्टार वर बिजी इन ट्रेड इन हिंटरलैंड, तो अपने और पास के उसमें ही मतलब बिजी थी ये ट्रेड के अंदर लोकली। और ठीक है, और इसके अंदर जो अंजुमन अट्टार थे इसके अंदर ज्यूज, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम सभी लोग शामिल हुआ करते थे, वेस्ट एशियंस भी आते थे, सब आते थे। अच्छा, चोल डायनेस्टी में ये थोड़ा सा कला के बारे में एक बार और देख लेते हैं। तो इन्होंने टेम्पल वॉल बनवाई थी कई सारी, तो बृहदेश्वर टेम्पल, गंगईकोंड चोलपुरम, चिदम्बरम मंदिर भी बनवाया इन्होंने, हाँ, ब्रॉन्ज स्कल्पचर में हम देखते हैं। अच्छा, इनकी जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर जो मैंने बताया ना आपको कि अर्धनारीश्वर की इन्होंने मूर्ति बनवाई थी, हाँ, और इसके बाद में एक और वो नटराज की मूर्ति भी देखते हैं,
तो इसमें इनकी कास्टिंग कहाँ पे, यानी कि इनको ढाला कहाँ पे जाता था, तो कुंभकोणम एक लोकेशन है और तंजौर, इन दो जगह पे इनको कास्ट किया जाता था। ये इस नटराज की इमेजेस से तांडव डांस करते हुए दिखाया गया है इसके अंदर। और ये नटराज की मूर्ति हमें एलिफेंटा, एलोरा और एहोल केव में भी देखने को मिलती है। हाँ, कल्याण सुंदर की मूर्ति, तो कल्याण सुंदर यानी कि शिव और पार्वती की मूर्ति दिखाई गई है इसमें। पार्वती की त्रिभंग मुद्रा में भी एक मूर्ति देखने को मिलती है, गजस्वरूप महामूर्ति भी देखने को मिलती है। तो इस तरीके की, ठीक है, आप इसमें ये अर्धनारीश्वर, नटराज, कल्याण सुंदर और पार्वती, ये चार जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इनकी कास्टिंग कहाँ होती थी ये याद रखिए। ये बृहदेश्वर गंगईकोंडचूलपुरम हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, एक चीज और, ये जैन स्कल्पचर भी हमें इसी टाइम पीरियड में देखने को मिलता है, हालांकि ये इनसे एसोसिएट नहीं है, ये चालुक्यों से एसोसिएटेड है। तो चालुक्यों के एक मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने ये बाहुबली में चामुंड राय करके, हाँ चामुंड राय, तो ये चामुंड राय ने बनवाए थे ये बाहुबली की गोमतेश्वर की प्रतिमा। हाँ, तो ये बाहुबली माना जाता है कि ये ऋषभ देव जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे उनके पुत्र थे ये बाहुबली। तो 981 CE में बनी थी, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ये कहाँ पे है, ये श्रवण बेलगुला के अंदर है, कर्नाटक श्रवण बेलगुला। और ये श्रवण बेलगुला वही लोकेशन है जहाँ पे जो चंद्रगुप्त मौर्य उसने अपने प्राण त्यागे थे संतारा पद्धति से। हाँ, श्रवण बेलगुला ये लिखा तो है, बिल्ट एट श्रवण बेलगुला। ये यूनेस्को की लिस्ट में, तो मैंने आपको बताया था कि महान जीवंत चूल मंदिरों में 3 आते हैं। तो बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर का, तंजावुर या तंजौर, बृहदेश्वर मंदिर गंगईकोंडचूलपुरम, ऐरावतेश्वर, दारासुरम। तो दारासुरम राजा 2 ने बनवाया था, और ये गंगईकोंडचूलपुरम का राजेंद्र फर्स्ट ने बनवाया था, और तंजावुर वाला राजा फर्स्ट ने बनवाया था। उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन के बारे में, तो ये ऑन द वॉल ऑफ बैकुंठ पेरुमल मंदिर में मिलता है, और किससे, परांतक फर्स्ट से एसोसिएट है। हाँ, और ये हमने देखा था इसको बनवाया किसने था, बैकुंठ पेरुमल मंदिर को, तो पल्लव शासक ने बनवाया था। और ये बताता है कि ग्राम सभा के बारे में, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, और जनरली किसके, ब्रह्मदेव के बारे में। हाँ, ब्रह्मदेव। ये चोल काल में ये वेट्टी शब्द चलता था, ये फोर्स लेबर के रूप में चलता था, वेट्टी। और एक और अमंजिना करके देखा था हमने। हाँ, अमंजिना। ओके, और ये वेलल्ला हमने देखा था, जिस पीजेंट हुआ करते थे। एक शब्द और है पुलैया, तो पुलैयास कौन होते थे, आउटकास्ट पीपल या अछूत जिनको हम कहते हैं, तो उनको पुलैयास कहते थे, एक याद रखना है। यहाँ पे चोल काल में हमें कुछ टाइप्स ऑफ लैंड देखने को मिलते हैं, ये थोड़ा याद रखिए। इसमें क्या है, कुछ नाम है। एक तो वेलन वगई, तो वेलन वगई तो पता है, ये नॉन ब्राह्मण के पास जो पीजेंट है उनके पास जो लैंड है उसको वेलन वगई कह रहे हैं। ब्रह्मदेव, तो ब्राह्मणों को गिफ्ट में दी गई भूमि ब्रह्मदेव कहला रही है। शाल बहुग, तो शाला का मतलब क्या होता है, पाठशाला, तो शाला मतलब स्कूल। तो लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, तो स्कूल के लिए दी गई भूमि सालभोग कहलाती थी। देवदान और तिरुनामुट्टुकनी, ये दोनों ही शब्द चलते थे, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, तो मंदिरों को दान में दी गई भूमि के लिए देवदान शब्द चलता था। और ये पल्ली छचंदम, लैंड डोनेटेड टू द जैन इंस्टीट्यूशंस, तो जैन इंस्टीट्यूशंस को भी यहाँ पे हम देखते हैं कि लैंड डोनेट की जाती थी। तो ये शब्द याद रखिएगा, पल्ली छचंदम। और साम्राज्य में हम देख चुके हैं, तो जो प्रांत होते थे उन्हें मंडलम बोलते थे। हाँ, राज परिवार के लोग नियुक्त किए जाते हैं, फिर वलनाडु या कोट्टम, नाडु जिला, कुर्रम गांव का समूह, फिर उर या ग्राम। और मुख्यतः 2 प्रकार की संस्थाएं कार्य करती थी गांव में। उर ये सामान्य लोगों की सभा होती थी, और सभा या महासभा जो ब्राह्मणों की जो सभा या अग्रहारों की सभा होती थी वो सभा कहलाती थी। तो ये अग्रहार शब्द और याद रखिएगा, जो ब्राह्मणों का जो गाँव होता है उसको अग्रहार बोलते हैं, अग्रहार। जिस तरीके से ब्रह्मदेव है ना, उसी तरीके से अग्रहार। और भूमि राजस्व को भू राजस्व को मैंने बताया ना, कड़मई या कड़मय कहते हैं, कड़मई या कड़माप, तो कड़ शब्द याद रखिए। और 1/3 राजस्व के रूप में कलेक्ट किया जाता था। ये 1-2 शब्द हैं, थोड़ा से मैं इसलिए डालिए इमेज कि ये अरिकामेडु जो बंदरगाह है वो चोलों के अंतर्गत आता था, है कहाँ पे, तमिलनाडु के अंतर्गत है, ये याद रखना है आपको। अरिकामेडु तमिलनाडु, चोलों के अंतर्गत आता था। और बाकी ये पंड्याओं में हमने पोहार भी चोलों के अंतर्गत ही था, और कोर का ही देखा था हमने इनके अंदर। और पोहार को कावेरी पट्टनम भी बोलते थे। और यहाँ पे हमने मुच्चेरों में मुजरिस और तोंडी देखा था, तोंडी एक और देखा था, तोंडी। ये संधि विग्रह देखा था, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस देखा था। सार्थवाह, तो कारवां, जो व्यापारियों के संघ का जो हेड होता था उसको सार्थवाह कहते थे। और सार्थवाह पुत्र लग जाए तो सार्थवाह का उसका जो बेटा होता था उसको वो कहते थे। हाँ, सार्थवाह पुत्र। और उर के बारे में हम देख चुके हैं, तो सामान्य लोगों की जनसभा क्या कहलाती, उर कहलाती। वो विलेज असेंबली फाउंड इन एरियाज वेयर द लैंड ओनर्स वर द नॉट ब्राह्मण्स। हाँ,
ये मैंने बार बार रिपीट इसीलिए डाला, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जिससे कि आप बार बार देखेंगे तो आपके दिमाग में ये स्टेबल हो पाएगा ठीक तरीके से। हाँ, क्योंकि जिस तरीके से हम किसी व्यक्ति की शक्ल को बार बार देखते रहते हैं तो याद रह जाती है ना, उसी तरीके से ये मेरा सोचने का तरीका है कि इस तरीके से अगर हम चीज़ों को हम बार बार रिपीटेडली देखेंगे तो हमें याद रह जाएंगी। नगरम, तो व्यापारियों का जो समूह होता था तो उसको नगरम बोलते थे। पुराण तो पता ही है। हाँ, यहाँ पे एक शब्द रह गया सभा, तो सभा ऑलरेडी हम देख ही चुके हैं। तो ये ब्राह्मण लोगों की जो सभा होती थी उसको सभा या महासभा कहते थे। ये त्रिभंग मुद्रा में नटराज की ये मूर्ति है। तो ये डीमन को बैठाए हुए, मतलब पैर के ऊपर पैर रखा हुआ है। ये अर्धनारीश्वर मुद्रा में, और बस एक याद रखिए यूपीएससी में एक बार पूछा गया था इसके कितने हैंड हैं, तो इसमें हमें 4 हैंड देखने को मिलते हैं। हाँ, त्रिभंग मुद्रा में, और आधा शरीर मतलब अर्धनारीश्वर रूप में देखने को मिलता है, आधा शिव का आधा पार्वती का। हाँ, तीसरी आंख भी देखने को मिलती है। एक हाथ में फ्लेम है, दूसरे में डमरू है यहाँ पे। हाँ, एक अभय मुद्रा में, और दोनों हाथ अभय, एक गजहस्त मुद्रा में है। हाँ, और जटाएं एकदम फैली हुई हैं उस तरीके से। ठीक है, एक अभय, दो आगे की जो, एक हाथ में डमरू, एक हाथ में फ्लेम आग अग्नि, एक में अभय मुद्रा में हाथ, एक गजहस्त मुद्रा में। और पैर के नीचे वो ये अपस्मारा। हाँ, ये एक तरीके की बुराई है, बुराई। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, जरा देख लेते हैं हम। तो उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन वाज प्राइमरली रिलेटेड टू टैक्स रिफॉर्म, मिलिट्री रिक्रूटमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कास्ट रेगुलेशन। बिल्कुल आसान है अब तो। किससे रिलेटेड था? तो ये था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से। द बृहदेश्वर टेम्पल वॉज बिल्ट बाई, तो किसने बनवाया था बृहदेश्वर टेम्पल? अब डिपेंड करेगा कि ऑप्शन देखते हैं क्या है। राजेंद्र फर्स्ट, परांतक फर्स्ट, राजा फर्स्ट एंड राजा 2। अब ये डिपेंड करेगा ये कौन सा वाला है। अगर ये तंजौर वाला पूछ रहा है, हाँ तंजौर, हालांकि ये इस तरीके का नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, सो डोंट वरी। या तो ऑप्शन में एक ही व्यक्ति का नाम होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों ही हैं। तो अगर हम तंजौर वाला पूछ रहा है तो ऐसी स्थिति में हम राजा फर्स्ट लगाएंगे, और अगर गंगईकोंड चोलपुरम वाला होता है तो राजेंद्र फर्स्ट लगाएंगे। कदरम, हमने देखा ना, इसने राजेंद्र फर्स्ट ने अटैक किया था। जो कदरम होते थे वो श्री विजय एम्पायर के क्या थे, मतलब फिड्यूटरीज थे। तो कदरम कोंडा की उपाधि भी ली थी इसने, कदरम कोंडा। तो ये कदरम कोंडा आज के समय पे कहाँ आता है? तो ये मलेशिया के अंतर्गत आता है, मैंने बताया ना, मलय पेनिनसुला में था। ये देवदान भूमि, तो देवदान तो लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, तो उसको तो ब्रह्मदेव बोलते थे ना, ब्रह्मदेव। लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, यस, देवता वहीं रहते थे ना, उसको बोलते थे। लैंड हेल्ड बाय द मर्चेंट, तो वो ऐसा कोई शब्द नहीं देखा हमने। लैंड रेवेन्यू कलेक्शन एरिया, हाँ, तो ये अलग शब्द है। तो अगर एरिया के लिए तो कुछ और होगा, लेकिन अगर लैंड रेवेन्यू हो तो उसके लिए हमने कड़मई शब्द देखा था, कड़मई, कड़माप या कड़मई। द मैसिव विमान ऑफ द बृहदेश्वर टेम्पल इज प्राइमरली बिल्ट ऑफ, तो किसका बना हुआ है? तो ये किसका? ग्रेनाइट का बना हुआ है, ये याद रखना। ये अंजुबनम देखा था हमने, अंजुबन टार या अंजुबनम, तो ये किससे रिलेटेड थी? तो पॉटर कम्युनिटीज नो, ब्राह्मण प्रीस्ट नो, हाँ, और आउट ओवरसीज ट्रेड, यस, तो ओवरसीज ट्रेडर्स थे। ये अंजुबनम के अंदर मुस्लिम, ज्यूज, हाँ, ये सब लोग शामिल होते थे। ये कुछ यूपीपीसीएस और यूपीएससी में आए 1-2 प्रश्न है, जरा इनको भी देख लेते हैं हम। तो पहला प्रश्न है, नटराज नृत्य के भगवान, यानी कि नटराज की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही है? तो पहला तो स्टेटमेंट क्या है? यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है, तो बिल्कुल सही है, हमने देखा था 4 हाथ वाले शिव जी का प्रतिनिधित्व कर रही है। हाँ, अपने दाएं कान में वह एक पुरुष वाला कुंडल पहने हुए, बाएं कान में एक महिला का, तो बिल्कुल ये वाली बात भी सही है। मैंने बताया ना कि ये अर्धनारीश्वर प्रतिमाओं को दिखाता है। हाँ, अर्धनारीश्वर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनाने का निर्णय दिया था? तो देखा था ना हमने, चोल झील कहते थे बंगाल की खाड़ी को। हाँ, तो किसने बनवाया था चोल गंगम? तो था राजेंद्र फर्स्ट, तो राजेंद्र ऑप्शन हो जाएगा। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी? तो किसने की थी? उत्तरी भाग पर। अब पूरे श्रीलंका की बात है तो राजेंद्र फर्स्ट, लेकिन अगर केवल उत्तरी भाग पर, हाँ, मुम्मादी चोल मंडलम कहते थे, तो उन्होंने नाम दिया था राजा प्रथम। हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। बिल्कुल, मैंने शुरू में ही बताया था कि जो संगम काल के जो चोल थे हमें उनके बारे में काफी कम जानकारी मिलती है, लेकिन इनके बारे में हमें काफी ज्यादा जानकारी है। तो पहली बात सही है, कथन सही है। ओके, कारण, तो चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। बिल्कुल यही वजह है कि हमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हमने देखा ना उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन, और इसी तरीके से हमें कई सारे कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिलते हैं, जिनसे हम इनकी क्रोनोलॉजी या जीनोलॉजी को ट्रैक कर पाते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल ए और आर दोनों सही है, और आर एक की सही व्याख्या करता है। ये यूपीएससी में आए हुए 1-2 प्रश्न है, जरा देखते हैं। तो कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट ऑफ द हिस्ट्री, तो इतिहास में हुए
घटनाओं के बारे में देखिए। तो पहला राइज ऑफ प्रत्याहारा अंडर द किंग भोज, यानी कि राजा किंग भोज, प्रत्याहारों के राजा भोज। मिहिर भोज के बारे में हमने पढ़ा था। ओके, सॉरी, 1 सेकेंड। मिहिर भोज। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लव पावर अंडर द महेंद्र वर्मन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर परांतक फर्स्ट और पाल डायनेस्टी फाउंडेड बाय द गोपाल। अब आपको एग्जैक्ट देखो, मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा और ना आपको याद भी आएगा कि एग्जैक्ट टाइम पीरियड इनका क्या था, लेकिन हम सेट करके देखते हैं। सबसे पहले क्या था, देखिए हमने पल्लव डायनेस्टी को हर्ष के टाइम पे पढ़ा था। दैट मीन्स पल्लव सबसे पहले आए होंगे, महेंद्र वर्मन, तो पल्लवास पहले रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि ये गोपाल, ये हर्ष के खत्म होने के बाद में आते ना, तो यानी कि ये पल्लव पहले ही रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं तो मेरे हिसाब से पहले 2 आएगा। तो क्लियर हो गया मुझे इन चारों में, ये भोज बाद में आते हैं, हाँ, ये पाल गोपाल के साथ में रहते हैं। तो इस तरीके से मेरे जो ऑप्शन बी और डी तो कैंसिल हो गया। अब इसके बाद में मेरे को जद्दोजहद है 1 या 4, तो पहले 1 आएगा या 4 आएगा, तो देख लेते हैं। राइज ऑफ प्रत्याहारा अंडर द किंग भोज, पाल डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाल। अब आपको याद हो तो प्रत्याहार डायनेस्टी का जो हमने संस्थापक देखा था हरिचंद्र करके, और इसने संस्थापना कब की थी, तो 750 के आसपास ही कुछ की थी। गोपाल ने भी 750 के आसपास की थी। और किसी भी राजवंश का 20-25 साल से ज्यादा टाइम पीरियड नहीं होता। और हमने देखा था किंग भोज काफी बाद में आया था, तो ऑलमोस्ट ये कुछ 850 या 830 के आसपास कुछ रहा होगा, या 800 की रेंज में तो रहा ही होगा, इतना तो मानते हैं ना, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो गोपाल, मेरे हिसाब से मैं तो गोपाल को पहले मानूंगा, क्योंकि ये प्रत्याहार किंग जो भोज है वो काफी बाद में आता है, जबकि गोपाल अपने जो डायनेस्टी उसमें पहले ही आ जाता है। तो इस वजह से ये इनके एक दूसरे के समकालीन भी नहीं है। तो इस तरीके से मैं पहला ऑप्शन मतलब 1 को पहले मानूंगा, ना कि 4 को। और फिर उसके बाद में तो केवल एक यही बचा, तो मैं इसको टिक कर दूंगा, और यही हमारा सही आंसर भी है। और परांतक तो सबसे लास्ट में जाते हैं, क्योंकि ये सब किंग भोज वगैरह, ये गोपाल सब चल बसते हैं अपनी जगह से। उसके बाद में ये तो 9th सेंचुरी में जाकर के फंसते हैं। परांतक के बारे में हमने अभी देखा था, उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन जाकर के 9th-10th सेंचुरी में फंसते हैं जाकर के। ओके, एक टर्म हो रहा है की टर्म बेस्ड और डिस्क्रिप्शन। तो एरी पट्टी, तो एरी शब्द मैंने आपको बताया था। एरी जब भी आए तो वाटर या टैंक से रिलेटेड कुछ रहेगा, इरिगेशन से रिलेटेड। तो लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच वॉज सेट पार्ट ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द विलेज टैंक। तो ऐसा लैंड रेवेन्यू, तो ऐसी लैंड जो जिसका रेवेन्यू जो गांव का जो क्या कहते हैं विलेज टैंक होता था उसके मेंटेनेंस के लिए यूज किया जाता था। तो बिल्कुल सही है, एरी पट्टी। और वो समिति होती थी, हमने देखा था एरीवारिया करके एक समिति का नाम भी देखा था। तनायूर के बारे में मैंने नहीं बताया आपको। तो तनायूर के बारे में याद रखिएगा, एक तरीके से डिस्टिंक्ट विलेज हुआ करते थे। डिस्टिंक्ट विलेज जैसे कि ब्रह्मदेव हो सकता है, तो उनको तनायूर कहते थे, बड़े गांव को। तो विलेज डोनेटेड टू अ सिंगल ब्राह्मण और ग्रुप ऑफ ब्राह्मण। तो इसको, ये तनायूर की परिभाषा नहीं है, ये किसकी परिभाषा है, ये ब्रह्मदेव की परिभाषा है। तो इस वजह से ब्रह्मदेव एक तनायूर हो सकता है, लेकिन डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। ये परिभाषा उन्होंने दे रखी है, वो ब्रह्मदेव की दे रखी है। ब्रह्मदेव अपने आप में एक तनायूर हो सकता है। घटिका तो मैंने बताया था, कॉलेज जनरली अटैच टू द टेम्पल्स। तो बिल्कुल ये तीसरा सही है, पहला सही है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। एक लास्ट क्वेश्चन और है, एंड हु अमंग द फॉलोइंग लेड द सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द किंगडम ऑफ श्रीविजय। तो श्रीविजय एम्पायर के खिलाफ किसने एक सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन किया था। द पावरफुल मैरीटाइम स्टेट विच रूल्ड मलय पेनिनसुला, सुमात्रा, जावा एंड नीबरिंग आइलैंड्स। तो किसने किया था, राष्ट्रकूट अमोघवर्ष? नहीं, अमोघवर्ष तो काफी शांति भी राजा था। ये प्रताप रुद्र काकतीय? नहीं। राजेंद्र फर्स्ट चोल? बिल्कुल, हमने इसको ही देखा था कि इसने श्रीविजय एम्पायर के खिलाफ मिलिट्री कैंपेन किया था, इसको जीता भी था। और साथ में इसने एक, इनके फ्यूटीज हुआ करते थे खेड़ या खेड़ा करके, तो उनको भी जीता था, जिनको हम कदरम भी बोलते हैं। तो इसने इसलिए कदरम कोंडा की उपाधि भी ली थी। ओके, तो ये यहाँ तक हुआ। और मेरे ख्याल से अब आप अगर इसको सही से करते हैं, याद रख पाते हैं चीज़ों को, एक दो बार रिपीट पे देखते हैं क्लास को, तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ से कोई प्रश्न बनता है तो अब आपसे आपकी रेंज से बाहर नहीं होगा। और बाकी ये इसके बाद एक क्लास और आएगी जिसमें हम राजपूतों के इतिहास के बारे में देखेंगे, 1000 से लेकर के 1200 के बीच में। और उसके बाद में मैंने सोचा है कि 3 क्लास और लेके आऊँगा। उस 3 क्लास में हम क्या रखेंगे, एक क्लास में हम पूरा का पूरा एंशिएंट इंडिया में हमने अभी तक जितने भी लिटरेरी सोर्सेज या बुक्स के नाम देखे हैं उन सबको देखेंगे। एक क्लास में जो कीवर्ड वाली क्लास रखेंगे सारी की सारी कीवर्ड्स के बारे में। एक क्लास और जो मैंने सोची है, जैसे कि यूपीएससी में लगातार वो प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि ये विद्वान का नाम दे दिया, ये बौद्ध है, जैनिज्म से एसोसिएटेड है, शैविज्म है या वैष्णवाइट है, हिंदुइज्म है, क्या है। तो इस तरीके का एक लिस्ट बनाएंगे छोटी सी, तो जिसमें हम बुद्धिज्म और जैनिज्म और कुछ शैवाइट और कुछ वैष्णवाइट संतों का क्लासिफिकेशन एक बार देख लेंगे, याद करने की कोशिश कर लेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम, मिलते हैं अगली क्लास में।